एवरीवन, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड डिस्कस करने के लिए हम आ चुके हैं मैदान में। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दें कि बोरिक एसिड है क्या। बोरिक एसिड से मुराद बेसिकली यहाँ ऑर्थोबोरिक एसिड है। यहाँ पर बोरिक एसिड से मुराद ऑर्थोबोरिक एसिड है। ठीक है, ये बोरिक एसिड तमाम बोरिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ऑर्थोबोरिक एसिड को जनरली कह देते हैं बोरिक एसिड। इसका फार्मूला होता है H3BO3, या हम इसको कभी कभार BOH थ्राइस भी लिख देते हैं। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखना चाहो, दरमियान में BOH, यहां से OH और यहां से OH, BOH थ्राइस, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। ओके, और ये जो है व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है सॉलिड, और ये जो है आपका क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। क्रिस्टलाइन इन नेचर कौन सी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है? जनरली फर्स्ट ईयर में हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ठीक है, और इसी तरह से एक आधा और भी होता है। तो ये जो है, ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की, वो है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक कैटेगरी कौन सी होती है? एसिड। समझाने के लिए हम कहते हैं कि दो पैरेललोग्राम्स बनाओ, उनको आपस में मिला दो, ठीक है, और इनके अंदर A does not equal to B, does not equal to C, alpha does not equal to beta, beta does not equal to gamma, does not equal to 90 डिग्री। ओके, ये वाला जो साइड है इसको हम जनरली Z एक्सिस बोलते हैं, इस साइड को X एक्सिस, और ये साइड हमारी Y एक्सिस। ठीक है, तो X वाली साइड को हम A बोलते हैं, Y वाली साइड को B बोलते हैं, Z वाली साइड को हम C बोलते हैं। A, B और C तीनों अनइक्वल होंगे, और एंगल जो होगा A और B के दरमियान गैमा, B और C के दरमियान अल्फा, A और C के दरमियान बीटा। ठीक है, ये एंगल्स भी आपस में बराबर नहीं होते और ना ही 90 डिग्री के होते हैं। रिवाइज करवा दिया मैंने ट्राइक्लिनिक आपको। अच्छा, ट्राइक्लिनिक होता है और पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, किसी मेडिकल स्टोर पर जाके कहो कि बोरिक एसिड दे दो, तो आपको वाइट पाउडर मिलेगा। ठीक है, और ये सोपी टच होती है इसकी, सोप जैसी, जैसे सोप को पकड़ने में आपको टच फील होती है, ये वैसे ही सोपी नेचर का होता है। और इसकी अगर सॉल्युबिलिटी के हवाले से बात करें तो लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में लेस सॉल्युबल है। कितना कम सॉल्युबल है उसके लिए अंदाजा लगा सकते हो कि 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये 2.6% सॉल्युबल है। यानी जितना आप डाल रहे हो, 100 ग्राम मानो पानी में डाल दिया, उसमें से सिर्फ 2.6 ग्राम्स वो डिसॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? टेम्परेचर अगर तुम ले जाओ 107 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहां पर ये 37% डिसॉल्व होता है, 37% एट 107 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से क्या होती जा रही है? चेंज। यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहां पर नंबर ऑफ ग्राम्स रखूं और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर रखूं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर मैं टेम्परेचर को करूं डाउन, ठीक है, तो ग्राफ भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? इसका नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अगर बिलफर्ज इस कंटेनर में क्या है? बोरिक एसिड का सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है, और हम अब क्या करते हैं कि इसका टेम्परेचर कर देते हैं कम, इसका टेम्परेचर कर देते हैं डाउन, तो यहाँ पर बोरिक एसिड की क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी बोरिक एसिड क्रिस्टलाइज हो जाएगा, लेस सोल्यूबल हो जाएगा, और हम फिर इसको इजीली फिल्टर पेपर से छान करके अलहदा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसकी सोल्यूबिलिटी को हम इस्तेमाल करते हुए इसकी सेपरेशन
और प्योरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, अगर बोरिक एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है, मान लो ये बोरिक एसिड का सोल्यूशन है, ओके, इसमें से स्टीम पास करवाते हो, इसमें से स्टीम पास करवाते हो तो ये वेपराइज हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कहते हैं कि स्टीम की प्रेजेंस में बोरिक एसिड वोलेटाइल है, ठीक है, जैसे ही स्टीम गुजारोगे ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट, अगर बोरिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया जाए, H3BO3 को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया जाए, C2H5OH के साथ रिएक्ट करवाया जाए, तो ये एसिड है, बोरिक एसिड है। अल्कोहल्स क्या है, लेविस बेसिस हैं, अल्कोहल्स क्या है, लेविस बेसिस। तो एक किस्म का ये एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एक किस्म का ये एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। होगा क्या कि इथाइल बोरेट साल्ट बनेगा, C2H5 थ्राइस BO3, ओके, ये बनेगा। साथ ही साथ साल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा, साल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, OH OH OH। सिंपली क्या होगा कि आपके यहां से ये OH निकल जाएंगे, ये OH निकल जाएंगे और इनकी जगह, बल्कि OH नहीं निकलेंगे, सिर्फ आपके H निकलेंगे, सिर्फ आपके H निकलेंगे। ये OH मौजूद है ना, यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, ओके, और यहां से आने वाले C2H5 H की जगह ले लेंगे, C2H5 ओके। ये अब बन गया आपका इथाइल बोरेट, ये इथाइल बोरेट। और यहां से जो हाइड्रोजन निकले थे, कितने हाइड्रोजन निकले थे, 3 हाइड्रोजन निकले थे, यहां से OH के साथ मिलकर के वाटर बनाएंगे, मिलकर के वाटर बनाएंगे, ओके, बात समझ आ गई। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लिया जाए, इक्वेशन को बैलेंस कर लिया जाए। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले रूल बताया हुआ है कि मेटल को बैलेंस करो, मेटल है नहीं तो मेटलॉइड को बैलेंस करो। मेटलॉइड इधर क्या है, बोरोन इज अ मेटलॉइड। देखो इधर एक बोरोन है, इधर एक बोरोन है, ठीक है, बैलेंस्ड है, कोई मसला नहीं। नॉन मेटल एक्सेप्ट कार्बन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, यहां नॉन मेटल कार्बन, 2 कार्बन, यहां पर 2 3s are 6 कार्बन। अब क्या करना है, इसको बढ़ा दो, 2 है तो 3 2s are, इसको भी 6 कर दो, वापस बोरोन पर आओ, बोरोन 1 बोरोन 1, कार्बन अभी बैलेंस किया है, ऑक्सीजन 3 3 6, यहां पर 3 और यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 1 4। तो हम अगर 2H2O और ऐड कर दें तो यहां पर 3 ऑक्सीजन नहीं हो जाएंगे, और ये 3 और 3 6 हो जाएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन के बाद नंबर आया हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन देखो 3 और यहां पर 3 6, 3 2s are 6, इक्वेशन बैलेंस्ड, नाइस। अगर H3BO3 को हीट करो, ठीक है, ये हीट सेंसिटिव भी है थोड़ा, अगर हेडिंग दे सकते हो तुम इसकी के हीटिंग इफेक्ट, क्या हेडिंग दे सकते हो, हीटिंग इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर तुम बोरिक एसिड को हीट करते हो तो ये एक 4th मैस बना देता है, 4th मैस। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल ये बोरिक एसिड है, ठीक है, ये बोरिक एसिड है, तो जब इसको आप हीट करोगे तो इसकी सरफेस पर ऐसे बबल्स बनने लग जाएंगे, ऐसे बबल्स बनने लग जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 4th मैस। 4th मैस का मतलब विद स्मॉल बबल्स ऑन सरफेस, विद स्मॉल बबल्स ऑन सरफेस। और ये बबल्स वाटर के होते हैं, ये बबल्स वाटर के होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब बोरिक एसिड को आप हीट करते हो, जब बोरिक एसिड को आप हीट करते हो तो होता क्या है कि सबसे पहले वो आपका मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। H3BO3 को जब आप हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर तो ये HBO2 में कन्वर्ट हो जाएगा,
HBO2 में कन्वर्ट होगा, 7 वाटर रिलीज करेगा जो बबल्स बनाएंगे सरफेस के ऊपर। एक बोरॉन है, एक बोरॉन, 3 ऑक्सीजन, 2 एक, 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3, 1 और 2 3। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब ये मेटाबोलिक एसिड है, ठीक है, मेटाबोलिक एसिड यानी कुछ ऐसा। अब ये मेटाबोलिक एसिड डिकम्पोज करता है फर्दर हीट करने पर, यानी अगर इसको 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राबोरिक एसिड में, H2B4O7, 7 H2O रिलीज होगा, 7 वाटर रिलीज होगा। ओके, अब बोरॉन इधर कितने हैं, 4, यहां पर कितना है, 1, तो 4 बोरॉन कर दें, यहां पर 4 कर दिया। ओके, बोरॉन 4, ऑक्सीजन देखो यहां पर 8 है, 4 2 8, यहां पर 7 1 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हाइड्रोजन 4, 2 इधर 2 इधर, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, ठीक है। अब ये टेट्राबोरिक एसिड फर्दर इसे बहुत हीट करो, इतना हीट करो कि ये रेड हॉट हो जाए, लाल सुर्ख हो जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बोरिक एनहाइड्राइड में, B2O3 प्लस H2, बोरिक एनहाइड्राइड 7 वाटर बनाएगा। अब यहां देखो B2 कितना है, 2B है, यहां पर बोरॉन 2 है, इधर 4 है, तो इधर बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा बोरॉन को, बोरॉन बैलेंस्ड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर 7 है, इधर 3 2 6 1 7, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है। ओके, इक्वेशन बैलेंस। थोड़ी बात बोरिक एनहाइड्राइड पर कर ली जाए, थोड़ी बात बोरिक एनहाइड्राइड पर भी कर ली जाए। बोरिक एनहाइड्राइड क्या है, बोरिक एनहाइड्राइड ओके, it is an anhydride of boric acid, यानी कि बोरिक एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, बोरिक एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो तो क्या बना देगा, बोरिक एनहाइड्राइड बना देगा। ठीक, बोरिक एसिड यानी कि H3BO3 है, इसमें से वाटर को रिमूव किया तो ये बनाएगा B2O3। ठीक है, वाटर रिमूव करने के लिए अब यहां पर देखो 7 वाटर रिमूव होगा। ओके, यहां पर 2 बोरोन है तो कम से कम इधर 2 तो होने चाहिए, 3 2 6 है तो यहां पर कम से कम 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब ऑक्सीजन 3 है, 3 2 6, 3 यहां पर 3 यहां पर, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6। तो जब भी वाटर रिमूव करने से कोई कंपाउंड बने, किसी एक कंपाउंड में से वाटर रिमूव करने से कोई और कंपाउंड बने, तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है उसे हम बोलते हैं कि ये पिछले कंपाउंड का क्या है, एनहाइड्राइड है, इसीलिए इसको बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ओके, एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर। इसका स्ट्रक्चर होता है BO, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट बोरिक एनहाइड्राइड। उसके बाद हम इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पर बात करते हैं, बोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पर बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कैसी है। बोरिक एसिड आपका एक मोनोबेसिक एसिड है, बोरिक एसिड आपका एक मोनोबेसिक एसिड है, यानी कि H3BO3 जब वाटर के अंदर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन लूज करता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन लूज करता है और साथ बनाता है BOH4, इसके ऊपर नेगेटिव। ओके, दिस इज टेट्राहाइड्रोक्सोबोरेक्सेट, टेट्राहाइड्रोक्सोबोरेक्सेट। डी ब्लॉक की ट्रांजिशन सीरीज में आपको आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्सेस का, तो वहां पे आप देखोगे इसका नाम लिखना सिखाएंगे आपको। फिलहाल इसका नाम नोट कर लो, टेट्राहाइड्रोक्सोबोरेक्सेट, टेट्राहाइड्रोक्सोबोरेक्सेट।
ओके। यहां पर 3 हाइड्रोजन, 2 5, बोरॉन को सबसे पहले बैलेंस, बोरॉन 1 बोरॉन 1, ऑक्सीजन 3 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 4, यहां पर 1 5, इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, यानी सिर्फ लिमिटेड आयोनाइजेशन है, ये हाइड्रोजन भी बाहर आ सकते थे लेकिन नहीं आए, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि लिमिटेड आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये वीक एसिड है, जितना प्रोटॉन कम होंगे उतना ही ये वीक एसिड होगा। ओके, साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं मोनोबेसिक भी है मोनोपरोटिक भी है, क्योंकि एक प्रोटॉन लूज किया, जो स्पीशी एक प्रोटॉन लूज करे ब्रॉन्स्टेड लोरी के कंसेप्ट के मुताबिक वो मोनोपरोटिक होती है, मोनोपरोटिक, मोनोपरोटिक यानी जो एक प्रोटॉन लूज करे। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज, इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, फिनोफ्थलीन ये इंडिकेटर्स हैं। एक टेबल 9th में पढ़ा था, 10th में, सॉरी तूने पढ़ा होगा 10th में, एसिड बेस वाले चैप्टर में कुछ ऐसा टेबल होगा। ओके, यहां लिखा होगा मिथाइल ऑरेंज, यहां लिखा होगा लिटमस, और यहां पर लिखा होगा फिनोफ्थलीन। ओके, मिथाइल ऑरेंज एक वीक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज एक वीक इंडिकेटर है और सिर्फ 4 पर ही पीएच तब्दील कर देता है। 4 से नीचे रेड और 4 से ऊपर येलो शो करता है, जबकि लिटमस 7 पर कलर तब्दील करता है। 7 से नीचे ये रेड, 7 से ऊपर ये ब्लू होता है। फिनोफ्थलीन जो है ये 9 पे कलर तब्दील करती है। ठीक है, यहां पर 9 से पहले ये कलरलेस होती है और 9 के बाद ये रेड हो जाती है। ओके, ये एक्सपीरियंस आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत काम आता होता है। मिथाइल ऑरेंज एक वीक इंडिकेटर है, यानी हम देखते हैं कि जो चीजें 7 से नीचे हों वो एसिड, यहां से 7 से ऊपर हों वो बेस। अब अगर एक वीक एसिड है वो यहां पर है, ठीक है, इस जगह पर है, वीक एसिड जनरली इस लाइन के यहां कहीं होते हैं, तो ये तो येलो शो करेगा, मिथाइल ऑरेंज येलो शो करेगा। यानी अगर हम इसमें, हमें पता है कि बोरिक एसिड एसिड है, इसके अंदर हम येलो कलर का मिथाइल ऑरेंज डालें और ये एक्सपेक्ट करें कि रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, हाँ अलबत्ता अगर लिटमस पेपर डालें, ठीक है, तो जैसे ही 7 से थोड़ा सा भी नीचे है ब्लू लिटमस डालें रेड हो जाएगा। फिनोफ्थलीन डालें कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिनोफ्थलीन का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहां पर मौजूद होगा, यहां कहीं पर इस जगह पर। कलरलेस डालोगे कलरलेस ही, बल्कि अगर हाँ रेड फिनोफ्थलीन डालोगे ना, रेड फिनोफ्थलीन, तो वो भी कलरलेस हो जाएगी। ठीक है, फिनोफ्थलीन से भी आप इंडिकेट करवा सकते हो इसको, फिनोफ्थलीन से भी कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज से नहीं कर सकते, लिटमस से कर सकते हो और फिनोफ्थलीन से। यानी ये जो इसकी पीएच होगी वो यहां कहीं होगी। ओके, तो अगर येलो डालोगे तो मिथाइल ऑरेंज तो येलो ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस डालोगे रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेड फिनोफ्थलीन डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, तो इसके ऊपर नो इफेक्ट मिथाइल ऑरेंज पर, और ये दो इफेक्ट शो करते हैं। ओके, इस एक्सपीरियंस को आपने याद रखना है जी। कुछ लोग मिथाइल ऑरेंज का फार्मूला भी मांगते हैं, जिनको नहीं चाहिए वो स्किप करके आगे चले जाएं। मिथाइल ऑरेंज का फार्मूला होता है C14H14 N3NaO3S। दिस इज मिथाइल ऑरेंज। स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बनाकर टाइम जाया होगा सिर्फ, तो ये दिस इज मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिनोफ्थलीन की बात करूं तो फिनोफ्थलीन में क्या होता है, एक ऐसे बेंजीन रिंग होती है, उसके साथ ये 5 कार्बन की रिंग होती है, जिसमें यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है कार्बन की जगह, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर फिर एक बेंजीन रिंग होती है, और यहाँ पर एक OH होता है, यहाँ पर फिर एक बेंजीन रिंग होती है, और ये भी बेंजीन। ओके, दिस इज फिनोफ्थलीन और ये है मिथाइल ऑरेंज। ये बेसिकली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, उसके बाद हम
इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवा करके देखते हैं। बोरिक एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। H3BO3 को रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, रिएक्ट करके बनाएगा बोरेक्स Na2B4O7 प्लस वाटर रिलीज करेगा। एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सोडियम 2 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2 सोडियम होने चाहिए, 2 सोडियम कर दिया। सोडियम के बाद बोरोन को बैलेंस करो, 4 है इधर 1 है, यहाँ पर 4 होगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, इधर 7 1 8 है, इधर 4 3 12 और यहाँ पर 2 16। कितने हैं? 16। 4 12 यहाँ पर प्लस 2 यहाँ पर, 16 नहीं 14। और यहाँ पर कितने हैं? 8। यानी कितने की कमी है? 6 की कमी है। कितने की कमी है? 6 की। ऑक्सीजन वाटर की सूरत में ऐड कर दो, 6H2O ऐड कर दो, टोटल मिला करके 7H2O हो जाएंगे। अब 7 और 7 14, 4 3 12 जमा 2 14, इधर भी 14 पूरे, उधर भी 14 पूरे। हाइड्रोजन 4 3 12 और यहाँ पर 2, 12 2 14, 7 2 14। ओके, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब इसकी इंग्लिश आप लिखोगे कि बोरिक एसिड is partially neutralized by NaOH to give borax and water। ठीक है। इसी तरह सोडा ऐश के साथ रिएक्शन विद सोडा ऐश या बेकिंग सोडा नहीं, सोडा ऐश ही बोलते हैं, इसको वाशिंग सोडा बोलते हैं। Na2CO3 को वाशिंग सोडा बोलते हैं। सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो जब H3BO3 को रिएक्ट करवाओगे NaOH के साथ, तो NaOH के साथ नहीं, Na2CO3 के साथ, Na2CO3 के साथ, तो एसिड है और ये कार्बोनेट है, तो सॉल्ट बनेगा Na2B4O7 प्लस H2O रिलीज होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। ओके, बैलेंस करो, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, बोरोन 4 है, बोरोन 1 है, तो इधर क्या कर दो 4। सोडियम देखो 2 है, 2 डिस्टर्ब नहीं हुए, 4 3 12, 12 ऑक्सीजन प्लस 3 यहां पर, कुल मिलाकर के 15 ऑक्सीजन है। यहां पर 7 1 8 और 2 10। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वाटर की सूरत में ऑक्सीजन को बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर 7 9 है, ठीक है, 9 को हमने बनाना है 15, तो 9 को 15 बनाने के लिए 9 में कितने जोड़ें? 6 जोड़ें। ओके, 9 है नहीं 10 है इधर, तो 7 8 और 2 10। ठीक है, तो आपको 15 बनाने के लिए 5 और जोड़ने हैं, 5 वाटर और जोड़ दो। जब 5 वाटर इसमें जोड़ोगे तो 6H2O हो जाएगा। ओके, अब देखो सोडियम भी बैलेंस है, बोरोन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। 4 3 12, 6 2 12। ओके, इक्वेशन बैलेंस है। ओके जी, नेक्स्ट इसकी है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, आपको 2 सॉल्यूशन दिए जाते हैं। ठीक है, एक होता है M1, एक होता है M2। इसका वॉल्यूम होता है V1, इसका वॉल्यूम होता है V2। इसकी मोलैरिटी आपको नोन होती है, नोन या गिवन होती है, इसकी अननोन होती है और नॉट गिवन, गिवन नहीं होती। इसका वॉल्यूम जो होता है ये अननोन होता है, आपको बताया नहीं जाता। ठीक है, अननोन। और ये जो V2 होता है ये नोन होता है। तो द प्रोसेस थ्रू विच, ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी। ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी या गिवन मोलैरिटी इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन, या द प्रोसेस through which we calculate the unknown molarity of a
solution whose volume is given. Whose volume is given. The process by which we calculate the molarity of a solution whose volume is given. ठीक है, तो इस टेक्निक से ये चीजें V1 और M2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अलग लेक्चर बनाने की जरूरत है, इसमें डिस्कस नहीं करते. तो जब इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे. तो ये जो टाइट्रेशन है, अगर हम H3BO3 की टाइट्रेशन करें, यानी इसकी आपको मोलैरिटी दे दी जाए और कहो इसका वॉल्यूम डिटरमिन करो, ये वॉल्यूम दे दिया जाए, कहो इसकी मोलैरिटी बताओ,